देख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के साथ रफ्तार से भरा हुआ सटीक खबरों का बुलेटिन खबर का चुकाट। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से कई बार खाकी शर्मसार होती है अपने ही पुलिस महकमे से, जब नशे का सुरूर एक वर्दी वाले पर ऐसा चढ़ा कि उसने बीच सड़क जमकर हंगामा किया। किसी के हाथ में जाम तो किसी ने पूरी बोतल ही पकड़ रखी है, किसी के पांव थिरक रहे हैं तो कोई नशे में मानो घुलता जा रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि शराब पार्टी में कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, वो नशे में चूर भी हैं। इन्हें ही देख लीजिए, शर्ट बाहर है और हाथ हवा में उठाकर झूमे जा रहे हैं। साथ खड़ा एक शख्स वीडियो बना रहा है, लेकिन बेशर्मी इतनी कि खाकी की गरिमा को भूलकर पोज मार रहे हैं। मामला बदायूं का है, जहां थाने के अंदर शराब पार्टी चली। एसओ साहब धीरज सोलंकी का जन्मदिन था। इसी जश्न में सभी ने खाकी की गरिमा की धज्जियां उड़ा दी। वीडियो वायरल होने के बाद जांच बैठा दी गई। अब जरा इन जनाब को देखिए, पेट भरकर शराब पी और बेसुध होकर पेट के बल गिर पड़े। मामला आगरा का है, जहां ड्यूटी पर तैनात एक दरोगा ने शराब पी ली। नशा इतना सर चढ़ा कि होश नहीं रहा कि कर क्या रहे। काफी देर तक तो यूं ही सड़क किनारे खड़े रहे। इसके बाद लोगों ने इन्हें सड़क किनारे रखी कुर्सी पर बैठाया। फिलहाल मामले का संज्ञान लेकर पुलिस जांच की बात कह रही है। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से खाकी ने जब अपना रौब दिखाने की कोशिश की, अपना फर्ज निभाने की कोशिश की, तो कुछ रसूखदारों ने क्या किया उस ईमानदार पुलिसकर्मी के साथ। वीडियो वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। और ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का राज है हमारा और आपको ये करना पड़ेगा। ये कांग्रेस के अपने आपको बता रहे हैं कि हमारा राज है और हमारी चलेगी। मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा कि वर्दी उतार दूंगा। ये वायरल वीडियो इंदौर का बताया जा रहा है। इस वीडियो से साफ हो रहा है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी नियम का उल्लंघन करने के लिए एक शख्स का चालान काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये शख्स खुद को कांग्रेस नेता का करीबी बता रहा है। रौब दिखाया तो पुलिस वाले ने भी बता दिया कि वर्दी और कानून से बड़ा कोई नहीं। मैं सूबेदार अरुण सिंह, थाना यातायात पश्चिम, मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। अगर चालानी कार्रवाई में कोई गलत पकड़ा गया तो बिल्कुल चालान करूंगा, चाहे आप बाला बच्चन का धमकी दे, चाहे किसी की धमकी दे। पता जा रहा है कि पूरा ड्रामा इंदौर के रजवाड़ा चौराहे पर चालानी कार्रवाई के दौरान हुआ। वीडियो के सामने आने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया और एसएसपी ने सूबेदार को 7 दिन की छुट्टी पर भेज दिया। यानी फर्ज की चाह पर रसूख भारी पड़ गया। बीजेपी ने अपने कुछ और उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो आज जारी किए। एक नई लिस्ट जारी हुई जिसमें उन तमाम दिग्गजों के खिलाफ जो बड़ी पार्टियों के प्रमुख चेहरे हैं, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें अखिलेश के सामने निरहुआ उतरे। मैनपुरी सीट से बीजेपी ने प्रेम सिंह शाक्य पर दांव खेला है। शाक्य यहां एसपी के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव को टक्कर देंगे। फिरोजाबाद सीट से चंद्रसेन यादव शिवपाल यादव को चुनौती देंगे। वहीं रायबरेली सीट से सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह मैदान में होंगे। आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ चुनाव मैदान में होंगे। वहीं मछली शहर सुरक्षित सीट से बीजेपी के वीपी सरोज उम्मीदवार हैं। वहां बीएसपी ने पूर्व विधायक टी राम को कैंडिडेट घोषित किया है। और आजमगढ़ में अखिलेश यादव को चुनौती देंगे निरहुआ। किस तरह के वहां जातिगत समीकरण है? क्या निरहुआ सिर्फ स्टार बनकर ही समाजवादी पार्टी के युवा जोश को चुनौती देंगे, या फिर वाकई में अखिलेश के लिए वो दिक्कत का सबब हो सकता है? दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ फिल्मी पर्दे पर अपना लोहा मनवा चुके निरहुआ अब सियासी पिच पर बैटिंग करने उतरे हैं और पहली पारी में उनका मुकाबला काफी बड़ा है। आजमगढ़ से अखिलेश यादव को निरहुआ चुनौती देंगे। फिल्म स्टार निरहुआ के पूर्वांचल में बड़े दीवाने हैं, लेकिन इस सियासी मुकाबले में उनके साथ सिर्फ एक फैक्टर जाता है और वो है कि वो यादव है। आजमगढ़ सीट पर 11% वोट यादव समुदाय के हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में नेताजी यानी मुलायम सिंह सिर्फ 97,000 वोटों के अंतर से रमाकांत यादव को हरा पाए थे। मुस्लिम वोट कमल का निशान थामे निरहुआ को मिलने से रहे, लेकिन अगर यादव वोट बैंक में उन्होंने सेंध लगाई तो शायद अखिलेश को टक्कर दे पाएंगे। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल के लिए अपने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी करती है। बिना गठबंधन के पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर है। लिस्ट में गुजरात की गांधीनगर सीट से अमित शाह को सीजे चावड़ा टक्कर देंगे। चावड़ा अभी उत्तर गांधीनगर सीट से विधायक है। वहीं जामनगर सीट से हार्दिक पटेल की जगह मुरुभाई कंडोरिया को उम्मीदवार बनाया गया है। इस लिस्ट में पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल को भी जगह दी गई है। परनीत कौर पटियाला से चुनाव लड़ेंगी। वहीं बंसल को चंडीगढ़ सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि साल 2014 में बंसल बीजेपी के किरण खेर से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर लेफ्ट को भी सख्त संदेश दे दिया है। और चुनावी समर में जमकर हुंकार भरी जा रही है और किस तरह से राहुल गांधी और प्रधानमंत्री एक बार फिर आमने सामने एक दूसरे पर आरोपों की बरसात करते हुए। एक तरफ इरादों वाली सरकार है तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों वाले नामदार है। इन लोगों की तरह ही इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है, ढकोसलों से भरा होता है और इसलिए उसे घोषणा पत्र नहीं ढकोसला पत्र कहना चाहिए।
आप यहाँ से जाएंगे, किसी दुकानदार के पास जाइए, कहिए चौकीदार। आप बेरोजगार युवा के पास जाइए, कहिए चौकीदार। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। 45 साल के सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। गब्बर सिंह टैक्स को हम बदल देंगे, GST आपको दिलवा देंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर वोट फॉर नोट का आरोप लगाया, तो इस पर पलटवार करते हुए खांडू ने इन आरोपों को निराधार बताया। क्या था पूरा मामला, ये भी जानिए फटाफट। ऐसा लगता है कि नोट लो वोट दो अभियान की शुरुआत काला धन से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के कॉन्वॉय पर रेड होती है, इसलिए कि वहां इलीगल कैश ले जाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। 180 लाख रुपया 500 और दूसरी करेंसीज के नोट के अंदर वो बरामद होता है। नहीं, ये बहुत ही गलत एक एलिगेशन है। कल रात को यहाँ पासीघाट में हमें तो सुबह ही पता चला कि इस प्रकार का यहाँ पे कल यहाँ पे छानबीन हुआ है, जिसमें से कुछ पैसा यहाँ से बरामद हुआ है बोल के। तो इसमें देखिए अभी पैसा किसका है किसका नहीं है, इसका तो जो जांच जो होगा वो तो इलेक्शन कमीशन का अंतर्गत और इनकम टैक्स का अंदर में होगा। तो जिसका भी पैसा है वो वहाँ जाके जवाब दे के वहाँ क्लैरिफाई करेंगे वो। नमो टीवी को लेकर लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। नमो टीवी की लॉन्चिंग से लेकर उसके टीवी के प्रसारण को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की बातें कही, तो अब चुनाव आयोग ने भी इस बाबत नोटिस थमा दिया है, जवाब मांगा। नमो टीवी को लेकर चुनाव आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से जानकारी मांगी है। दरअसल नमो टीवी के लोगो पर पीएम मोदी की तस्वीर लगी हुई है। इसी को लेकर कांग्रेस और आप चुनाव आयोग के पास पहुंचे और ये सवाल उठाया था कि किसी पार्टी के चैनल का प्रसारण आचार संहिता का उल्लंघन क्यों न माना जाए। टेलीविजन के माध्यम से आप नमो चैनल करेंगे, थिएटर के माध्यम से आप पिक्चर रिलीज कर लेंगे, आप अपनी खुद की किताबें लॉन्च कर लेंगे, आप हर बोर्डिंग पास हो, पेट्रोल पंप की होर्डिंग्स हो, आपके चाय के प्याले हो या रेलवे की टिकट हो, सब पे अपना प्रचार कर लेंगे। पूरे कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में प्रचार मंत्री रहे, प्रधानमंत्री कम रहे। कांग्रेस और आप लगातार इस चैनल के प्रसारण रोकने की मांग उठा रही है और अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। और महबूबा मुफ्ती जो है अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक बार फिर से 35A का मुद्दा जो है वो जनता के बीच ले जा रही हैं। कह रही हैं कि भाई 35A के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ की गई जो है तो वो परिणाम भुगतने होंगे। वहीं RSS के लोग जो है इस पर अलहदा बयान दे रहे हैं। आपने कल अमित शाह को जवाब दिया था, लेकिन आज उन्होंने कहा 2020 डेडलाइन होगी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35 पे। जम्मू कश्मीर की भी डेडलाइन होगी पूरे मुल्क को कि जो हमारा एक्सेशन है, जिन शर्तों पे अगर उन शर्तों को खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी मुल्क के साथ खत्म हो जाएगा। 35A को छेड़ा तो कश्मीर देश से अलग हो जाएगा। वोट बैंक की राजनीति इस कदर सिर पर चढ़ी है कि महबूबा ने देश से अलग होने की सियासी धमकी दे दी। पिछले 3 दिनों से महबूबा का ये तीसरा विवादित बयान है। 1 मार्च को महबूबा ने जेटली के ब्लॉग के जवाब में कहा था कि धारा 35A को हटाने पर कश्मीर और हिंदुस्तान का रिश्ता खत्म हो जाएगा। 2 मार्च को महबूबा ने अमित शाह के बयान को बिना बनाकर कहा था कि 35A को हटाया गया तो देश का झंडा फहराने को कोई नहीं होगा। कश्मीर में अपना सियासी वजूद बचाने के लिए महबूबा और उमर अब्दुल्ला दोनों ही लगातार हिंदुस्तान विरोधी बयानबाजी पर उतर आए हैं। मुफ्ती महबूबा ने, उमर अब्दुल्ला ने बता दिया है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वह हिंदुस्तान के गद्दार हैं। जब सारे हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ मुसलमान भी, ईसाई भी और सब अल्पसंख्यक एक देश, एक विधान, एक झंडा, एक नागरिकता, एक जन के साथ जी सकते हैं, जम्मू कश्मीर अलग कानून लेकर, अस्थायी कानून लेकर अपनी बर्बादी को क्यों लिख रहा है? और किस तरह से अब हवाई पेट्रोलिंग होगी हमारी सीमा की, ये हम आपको बताते हैं अगली रिपोर्ट में। लगातार पाकिस्तान जो है युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा था, तो ऐसे में पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए अब भारतीय वायुसेना ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है आकाश से। सुंदरबनी, राजौरी और पुंछ वो इलाके हैं जहां भारतीय वायुसेना ने एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। एयर पेट्रोलिंग के जरिए सरहद से लगे इलाकों पर नजर रखी जा रही है। पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे सीज फायर वायलेशन के बीच जो इंडियन एयरफोर्स है वो लगातार अलर्ट पे है और इस समय भी इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर पुंछ और जो सुंदरबनी का एरिया पड़ता है, राजौरी का एरिया, उसमें यहाँ पर एयर पेट्रोलिंग जो है वो यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। दरअसल इस एयर पेट्रोलिंग की वजह है पिछले 72 घंटों से लगातार हो रहा युद्ध विराम का उल्लंघन। पाकिस्तान ने राजौरी और पुंछ में युद्ध विराम का उल्लंघन किया। इस फायरिंग में BSF के एक अधिकारी शहीद हुए, 4 जवान और 15 से ज्यादा नागरिक घायल हुए। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 7 चौकियां तबाह हुई और 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए।
और ये बताते हैं किस तरह से भारत को आतंक के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा हमले पर जो सीआरपीएफ कैंप पर जो हमला पूरा का पूरा हुआ था, उसमें एक और आरोपी जो था उसको यूएई से भारत लाया गया है। आतंकवादी नासिर तंत्रे का छोटा भाई है। नाम नासिर अहमद तंत्रे, पहचान जैश कमांडर नूर का छोटा भाई, अंजाम यूएई से प्रत्यर्पण। नासिर अहमद तंत्रे 2017 के लेथुपुरा हमले में शामिल था। नासिर तंत्र के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। दिसंबर 2017 में लेथुपुरा में सीआरपीएफ कैंप पर जैश आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। नासिर 1 फरवरी को फरार हुआ था और 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाया गया। इसी वजह से एजेंसियों को शक है कि कहीं नासिर भी तो पुलवामा हमले की साजिश में शामिल नहीं था। इसी साल 1 फरवरी को निसार यूएई फरार हो गया था। जब जांच एजेंसियों को निसार के यूएई में होने की खबर मिली तो यूएई सरकार की मदद से इसका प्रत्यर्पण किया गया। और आइए बताते हैं भारत की किस तरह से सामरिक शक्ति जो है बड़ी है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो है कामोव तो हमारे पास पहले से मौजूद था, लेकिन एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की नेवी को दरखास्त थी जो कमी पूरी हो रही है। ये है वो रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर जो जल्द ही हिंद महासागर में भारत के प्रहरी होंगे। तकरीबन 10 साल के इंतजार के बाद अमेरिका से अब नेवी को मल्टी रोल एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। इस डील की लागत तकरीबन $2.4 अरब होगी। अमेरिका से भारत 24 हेलीकॉप्टर खरीदेगा। ये हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर अचूक निशाना साधने में सक्षम है। साथ ही ये रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। पेट्रोलिंग और रेस्क्यू के लिए नेवी के पास पहले से ही कामोव है, लेकिन एक अटैक हेलीकॉप्टर नेवी के तरकश में घातक तीर साबित होगा। और पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने कटोरा लेकर निकला है। जी हाँ, आर्थिक संघर्ष से जूझ रहा पाकिस्तान एक बार फिर अपनी खराब होती अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहा है उधार लेकर। कंगाल हो गया पाकिस्तान। दूध तकरीबन 100 रुपए किलो, केला 100 रुपए किलो, पेट्रोल करीब 100 रुपए लीटर बिक रहा है। यह है कंगाल पाकिस्तान की हालत। सरकार कमजोर है और जनता मजबूर। मार्च में पाकिस्तान में महंगाई दर बढ़कर 9.41% हो गई। नवंबर 2013 के बाद ये महंगाई दर सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में महंगाई की वजह पाकिस्तानी रुपए का कमजोर होना भी है। पिछले 1 साल में पाकिस्तानी रुपए में 25% की गिरावट सामने आई है और 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 141 पाकिस्तानी रुपए हो गई है। धराशायी होती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पाकिस्तानी सरकार कर्ज मांग रही है, लेकिन आतंक का धब्बा ऐसा है कि IMF कर्ज देकर राजी नहीं है। आजाद भारत के पहले फील्ड मार्शल शाम बहादुर मानेकशॉ और 1971 की लड़ाई के हीरो और जिन्हें असली क्रेडिट जाता है शाम बहादुर मानेकशॉ की आज पुण्यतिथि है। आइए करते होने याद। सैम बहादुर, इस नाम को ना कभी हिंदुस्तान भूल सकता है और ना कभी पाकिस्तान, क्योंकि यही वो सेनापति थे जिन्होंने पाकिस्तान को उसके जहन पर सबसे बड़ी चोट दी थी, यानी पाकिस्तान के 2 टुकड़े। 1971 की जंग में सैम बहादुर ही भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे और यह उन्हीं के कौशल का नतीजा था कि पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पूर्वी बंगाल को पाकिस्तानी जुल्मों से मुक्ति मिली। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल को अमृतसर में हुआ था। आज उनकी 105वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर पूरे देश ने अपने बहादुर सपूत को याद किया। और ग्रेटर नोएडा में आज भीषण आग लगी। 2 फैक्ट्रियां जो हैं इसमें जलकर खाक हो गई हैं। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल सका है। ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में धुएं का ये गुबार कुछ ही पलों के अंदर एक बड़े अग्निकांड में तब्दील हो गया। 2 फैक्ट्रियों के वेयर हाउस में आग लगी थी और आग से निकलता धुआं आसमान को छूता नजर आया। आग तेजी से फैली और आग फैलती देख फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आग इतनी भयंकर थी कि लपटें बुझाने में दमकल कर्मियों के भी पसीने छूट गए। दूसरी तस्वीर भोपाल की है, जहां शराब की एक दुकान में आग लग गई। ज्वलनशील स्पिरिट के संपर्क में आते ही आग तेज हो गई। आग बुझाने में दमकल विभाग की 6 गाड़ियां जुटी। तीसरी तस्वीर रायपुर की है, जहां सड़क पर अग्निकांड की तस्वीरें नजर आई। सड़क पर एक गाड़ी में अचानक आग लगी और गाड़ी के अंदर रखे सिलेंडर में धमाका हो गया। शुक्र इतना था कि हादसे के वक्त कोई शख्स गाड़ी में सवार नहीं था। जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए क्राइम कट टू कट में। फिरोजाबाद में ग्लास फैक्ट्री में एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने मजदूर को कुचल दिया। दरअसल मजदूर फैक्ट्री के अंदर फर्श पर सो रहा था। मौके पर मजदूरों ने खूब हंगामा काटा। पुलिस को मजबूरन मृतक के भाई को थाने ले जाना पड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। यूपी में रेत माफिया बेखौफ हो गए हैं। छतरपुर के एक रेत खदान में माफियाओं ने कई राउंड फायरिंग की। खेत में काम कर रहे किसान के पैर में गोली लग गई। किसान को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस वारदात के बाद एक बार फिर यह साफ हो गया है कि सूबे में रेत माफियाओं का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक व्यापारी और उसका बेटा एक दंपत्ति की पिटाई करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बावजूद आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और दिल्ली पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी उस वक्त हासिल हुई जब उन्होंने 2 आरोपियों को 52 सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ गिरफ्तार किया।
एक साथ 52 पिस्टल, वो भी सेमी ऑटोमेटिक। राजधानी दिल्ली में पुलिस वाले भी सन्न रह गए जब आचार संहिता लागू होने के बावजूद इतनी भारी मात्रा में इतने हथियार बरामद किए गए। खुफिया सूत्रों से खबर मिलने के बाद रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दबिश दी। यहाँ 2 तस्करों के पास से पुलिस ने 52 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अमरीकन सिंह और शीतल बताए जा रहे हैं। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इससे पहले पुलिस की स्पेशल सेल ने 27 मार्च को अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। और इस बार गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले अगर 6-8 सालों की बात करें तो मार्च के महीने में रिकॉर्ड टेम्परेचर जो है दर्ज किया गया। बच्चे चीख रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के शाहजहांपुरा के जिला अस्पताल की। अस्पताल में सभी पसीने से तरबतर हैं लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। स्टोर में कूलर रखे हैं, दीवार पर एसी टंगा है, पंखे भी लटके हैं लेकिन चल कुछ नहीं रहा। ऐसे में मरीज और उनके परिजन गर्मी से बेदम हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल में जो वाटर कूलर है उसमें भी गर्म पानी आ रहा है। अस्पताल में सबसे ज्यादा बदहाली तो शिशु वार्ड की है जहां पंखे तक नहीं चल रहे। बच्चों के परिजन कागज के पंखे से हवा करने को मजबूर है। जरा सुनिए, जब अस्पताल प्रशासन से इस बाबत पूछा गया तो क्या बहाना बनाया गया। शिशु वार्ड वगैरह के पंखे बनते वो भी दिखवा लेंगे। वो वैसे जनरली शिशु वार्ड में तो इसके पहले से भी पंखे चल रहे होंगे। इस अस्पताल में हर रोज करीब 600 मरीज आते हैं। 100 से ज्यादा मरीज तो फिलहाल भर्ती हैं लेकिन पता नहीं अस्पताल के स्टोर के कूलर निकलेंगे कब। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर सीधी सपाट रफ्तार से भरी हुई। आज के लिए खबर का चुकट में बस इतना ही। कल सुबह 9 बजे फिर हाजिर होंगे हर अहम खबर के फटाफट अंदाज के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ में।